हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो इससे लास्ट वीडियो में कंस्टेंट मोशन के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। वो एक या दो न्यूमेरिकल उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स थर्ड लॉ का उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्या नाम है टॉपिक का? न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहला स्टेटमेंट जो आप 9th और 10th में भी पढ़ते आ रहे हो कि वो क्या बोलता है? एक्शन एंड रिएक्शन। एक सेकेंड, हाँ, क्या है मेरे पास? एक्शन और रिएक्शन, यही पढ़ा है आपने? अच्छा, इसके बारे में इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन के बारे में कि जब भी आप कोई एक्शन करेंगे उसका आपको क्या मिलेगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन को लगाने के लिए 3 बेसिक कंडीशन होती है। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तभी आप न्यूटन्स थर्ड लॉ को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन तो यही है, एक्शन एंड रिएक्शन। ये जो फोर्स आप अप्लाई करोगे शुड बी एक्ट एट डिफरेंट बॉडीज। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो आप अप्लाई करोगे वो हमेशा 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। यानी एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अप्लाई होंगे तो उसको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते, वहां पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो दोनों एक्शन और रिएक्शन किस में अप्लाई होनी चाहिए? दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने चाहिए। एक एक स्टेटमेंट अभी देखो, इसको फिर एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझ लेंगे आराम से। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट ये है, एक्शन एंड रिएक्शन should be in same nature। should be in same nature। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि दोनों फोर्स जो मेरे पास होंगे, जो भी एक्शन और रिएक्शन में करूंगा, वो किस में होने चाहिए? उनका नेचर कैसा होना चाहिए? उनका नेचर सेम होना चाहिए। यानी अगर आप ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो दोनों फोर्स ग्रेविटेशन ही होनी चाहिए। अगर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो दोनों फोर्स नॉर्मल ही होने चाहिए। यानी उनका नेचर भी कैसा होना चाहिए? फोर्सेस का सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक स्टेटमेंट और है, इसको आप नोट कर लो, फिर इसके बाद इसी स्टेटमेंट में अलग से लिखा देता हूँ। उसको नोट कर लो पहला, फिर इसके बारे में समझेंगे आराम से कि ये जो बात मैंने लिखी है इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। तो एक्शन और रिएक्शन एक तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होना चाहिए और दोनों का नेचर फोर्सेस का सेम रहना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे। जो सी पॉइंट यहां पे होगा, सी पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन, फोर्स शुड बी एक्ट इन पेयर। ठीक है, तो 3 कंडीशन होती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को लगाने के लिए। पहली कंडीशन, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने चाहिए फोर्स। सेकंड कंडीशन, दोनों फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए। और जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज है वो किस में एक्ट होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट के ऊपर पेयर की फॉर्म में अप्लाई होनी चाहिए। 2 फोर्स होने चाहिए पेयर में। ठीक है, तब उसको हम न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब इसको समझते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। जैसे देखो, मेरे पास एक सरफेस है यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है? सरफेस। इसके ऊपर आपने एक m मास का ब्लॉक रखा है, यहाँ पे सरफेस के ऊपर रखा m मास का ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे m मास के ब्लॉक को सरफेस पे रखोगे, इस m का जो मास है इसकी वजह से इसके ऊपर mg लगेगा नीचे। अब मैं आपसे पूछूं ये mg आया कहाँ से,
तो जो अर्थ होगी, अर्थ इसके ऊपर क्या लगाएगी, ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करेगी, खींचेगी। कितने फोर्स से, mg से खींचेगी। और ये फोर्स अप्लाई किसके ऊपर होगा, इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई होगा। तो नीचे क्या लगेगा यहाँ पे, mg। वो अलग बात है, मैंने थोड़ा सा इधर दिखाया, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसी सेंटर पे एक्ट करता है mg, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, mg लगेगा नीचे, और जब इस ब्लॉक को सरफेस पे रखा होगा तो सरफेस ने नॉर्मल लगाया होगा ब्लॉक के ऊपर, इधर ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात होगी यहाँ पे। तो जब ब्लॉक को यहाँ पे रखेंगे, mg लगा नीचे, और सरफेस नॉर्मल किधर लगाएगी, ब्लॉक के ऊपर की तरफ। अब कंडीशन यहाँ पे है कि क्या इसको हम एक्शन और रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं, क्या इसको न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसको फ्री बॉडी डायग्राम तो सही है, क्रॉस लगाने का मतलब ये कि इसको एक्शन और रिएक्शन नहीं बोल सकते, है ना। कैन नॉट डिफाइंड एज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। तो इनको एक्शन और रिएक्शन पेयर के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो 3 कंडीशन याद करो आप, जो भी हमने लिखी है। एक तो दोनों फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए, यहाँ पे दोनों फोर्स का नेचर सेम नहीं है। यहाँ पे है नॉर्मल फोर्स, ये है ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरी बात, दोनों फोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होने चाहिए। यहाँ पे दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे हैं, यानी ये जो mg लगा है वो भी m मास के ब्लॉक के ऊपर, और नॉर्मल लगा है वो भी m मास के ब्लॉक के ऊपर। इसलिए इसको एक्शन और रिएक्शन पेयर की फॉर्म में डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। तो बात यह है कि जैसे एग्जांपल 1 ये है, अच्छा, अगर इसको एक्शन और रिएक्शन पेयर की फॉर्म में डिफाइन नहीं करेंगे तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम क्या होगा, ठीक है। देखो mg जो फोर्स होता है ना, mg वो तो अर्थ अप्लाई करती है सेंटर ऑफ मास पे। अब ये अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल फोर्स कहाँ से आता है पिक्चर में, ये तो हम पढ़ते ही हैं कि भाई ब्लॉक यहाँ पे रखेंगे, नॉर्मल ऊपर लगेगा, फिर mg नीचे लगेगा। लेकिन नॉर्मल आया कहाँ से, ये नॉर्मल आता है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एटम मॉलिक्यूल लेवल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसकी वजह से ये फोर्स क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे सेकंड केस में, अब इसी ब्लॉक को मैं दोबारा बनाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि किस केस में इसको एक्शन और रिएक्शन पेयर बोलेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास ये सरफेस है, समझते रहना बड़े आराम से, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये सरफेस है मेरे पास। अब कहीं से m मास का ब्लॉक, सपोज सॉरी m मास का ब्लॉक कहीं यहाँ पर है, इस m मास के ब्लॉक को जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा, ये रखा मैंने, तो जैसे इसके ऊपर रखेंगे तो ये m मास का ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल अप्लाई करेगा, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल एट सरफेस, क्या लिख सकते हैं इसको, नॉर्मल एट सरफेस बाय ब्लॉक, नॉर्मल फोर्स एट सरफेस बाय ब्लॉक, ठीक है। जैसे इसको रखेंगे तो ये भी ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल लगाएगा, पर यही पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन्स लॉ के अंदर कि जैसे नॉर्मल यहाँ लगेगा उतना ही फोर्स पलट के किसके ऊपर लगेगा, m ब्लॉक के ऊपर, किधर ऊपर, नॉर्मल एट ब्लॉक बाय सरफेस। ये कहानी हुई नॉर्मल की। तो क्या इसको एक्शन और रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, ठीक है। और यहां पे ये बात भी लिख लो कि जैसे ब्लॉक को रखा होगा, ब्लॉक ने अप्लाई किया होगा नॉर्मल सरफेस के ऊपर, तो ये जो नॉर्मल एट सरफेस बाय ब्लॉक है, ये मेरे पास क्या है, एक्शन, ठीक है। और इसका रिएक्शन क्या मिला, जब पलट के यही नॉर्मल किसके ऊपर लगा, ब्लॉक के ऊपर, इसका रिएक्शन क्या मिला, ये मिला। तो बड़ी आसान सी लैंग्वेज में मुझे लगता है कि ये बात समझ आई होगी आपको। इसको एक्शन और रिएक्शन बोलेंगे। देख सकते हो आप, दोनों फोर्स पेयर में है, दोनों फोर्सेस का नेचर भी सेम है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, और दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। ये नॉर्मल लगेगा m ब्लॉक के ऊपर और ये वाला नॉर्मल लगेगा सरफेस के ऊपर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्शन और रिएक्शन। ये नॉर्मल की कहानी समझ आ गई। अब इस mg के बारे में बात करते हैं कि mg के केस में कब बोलेंगे एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। ये नोट कर लो आप, फिर चलते हैं आगे और उसके बाद में डिफाइन करता हूँ एक और एग्जाम्पल से। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने, तो ये बात समझ आएगी। एक एग्जांपल से और इसको समझ लेते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। ये मैं हटा देता हूं। बड़ा आसान है, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से जेईई में पूछ लेता है आपसे, तो आपको ध्यान रखना है हर एक चीज़ का। चलिए देखो, जैसे मेरे पास क्या है, एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q2, ओके।
और एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, फोर्स एट 1 अप्लाइड बाय 2, फोर्स एट 2 अप्लाइड बाय 1। तो क्या इसको हम एक्शन और रिएक्शन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या एक्शन और रिएक्शन पेयर है, दोनों फोर्स सेम नेचर के हैं, पेयर में भी हैं, और दोनों एक अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा है। ये लगा चार्ज Q1 पे और ये लगा चार्ज Q2 पे। अब ये दो चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसको पढ़ेंगे 12th का जब फर्स्ट चैप्टर मेरे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। बस अभी आप इतना समझो, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R होता है दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो उसको क्या बोल सकते हैं, एक्शन और रिएक्शन पेयर, ठीक है। एक नोट करके एक बात लिखो यहाँ पे, नोट करके एक पॉइंट, इफ सिस्टम एट रेस्ट, अगर कोई भी सिस्टम रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने का मतलब कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स शुड बी 0। अगर कोई सिस्टम रेस्ट पे है, उस पर नेट फोर्स है 0, देन एक्शन एंड रिएक्शन एक्शन और रिएक्शन मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। क्या बोला मैंने, अगर कोई भी सिस्टम रेस्ट पर है और उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो 0 है, तो होगा ये कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होंगे, जो पेयर होंगे, वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। समझ आ गए ये स्टेटमेंट? अब इसको मैं एग्जांपल के हेल्प से आपको समझा देता हूँ। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मेरे पास है ये टेबल, क्या है मेरे पास, टेबल, ठीक है, ये टेबल है, और यहाँ पे आपने एक बुक को रखा, किसको रखा, एक बुक आपने रख दी इधर, ठीक है, सिंपल इस तरीके से, ठीक है, ये बुक आपने रख दी, ठीक है। तो जैसे आपने बुक रखी होगी तो बुक ने एक फोर्स एग्जर्ट किया होगा टेबल के ऊपर, है ना, बुक एग्जर्ट फोर्स एट टेबल, और इस फोर्स को क्या बोलूंगा मैं, mg। जैसे बुक को टेबल के ऊपर रखा होगा तो बुक ने टेबल के ऊपर एग्जर्ट फोर्स किया होगा कितना, mg, क्या एग्जर्ट किया होगा, mg। फिर हुआ ये होगा कि बुक, टेबल ने क्या किया होगा, टेबल सपोर्ट बुक बाय एग्जर्ट इक्वल फोर्स, और डेट इज नॉर्मल। तो जैसे ही बुक ने mg से नीचे एग्जिट किया होगा तो बुक, टेबल ने भी बुक को सपोर्ट किया। सपोर्ट कैसे करेगा, इस mg के अपोजिट में कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, वो अप्लाई होगा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इस केस में सिस्टम किस पे, रेस्ट पे है, और नेट फोर्स भी कितना है, 0। तो उस केस में जो एक्शन और रिएक्शन होगा इक्वल और ऑपोजिट होगा। जैसे mg लगेगा टेबल के ऊपर नीचे, ये इसको अप्लाई करेगा टेबल के ऊपर, ये बुक अप्लाई करेगी टेबल के ऊपर, फिर इसको सपोर्ट देने के लिए टेबल भी बुक के ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिसको बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल लगेगा बुक के ऊपर, mg लगेगा टेबल के ऊपर, ठीक है। तो बुक एक्सर्ट फोर्स एट टेबल mg और टेबल सपोर्ट द बुक एक्सर्ट इक्वल फोर्स बाय m, इसको बोलेंगे। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, अगर सिस्टम किस पे होगा, रेस्ट पे होगा। तो इस एग्जांपल से भी इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ आएगी आपको। तो ये था मेरे पास न्यूटन थर्ड लॉ, जिसको मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में थोड़ा सा डिफाइन किया है। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं। जनरली ऐसा मैथमेटिकल आपको देखने को कहीं मिलेगा नहीं न्यूटन थर्ड लॉस ऑफ मोशन के बारे में। सेकंड लॉ के बारे में तो आपने देखा होगा काफ़ी जगह की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फिर इक्वेशन बना के इसको सोल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मैथमेटिकली है क्या। एक्चुअल में जो न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन होता है वो सेकंड लॉ के अंदर ही कंटेंट रहता है, वहीं से निकल के आया ये, ठीक है। तो ये आप नोट करो, फिर उसके बाद देखते हैं कैसे मैथमेटिकली उसको डिफाइन करेंगे। ये नोट कर लो आप पहले। चलिए, तो ये बात समझ आएगी आपको। इसके ऊपर mg लगाएगा नीचे, ये हो जाएगा मेरे पास, इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, mg मेरे पास होगा एक्शन और नॉर्मल मेरे पास क्या होगा, रिएक्शन, ठीक है। तो mg फोर्स लगेगा एक्शन की फॉर्म में और ये लगेगा रिएक्शन। आई होप इतनी बात समझ आएगी आप। ये नोट कर लो आप, फिर देखते हैं आगे। ये मैं हटा देता हूँ इधर से, ये नोट कर लिया होगा आपने। बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रूफ है थोड़ा सा, उसके बारे में मैथमेटिकली देख सकते हैं। अच्छा, न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन के बारे में एक चीज़ मैं आपको और थोड़ा सा समझा देता हूँ।
कि जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये ग्राउंड है मेरे पास, ये क्या है, ये मेरे पास है ग्राउंड, आप ऐसे मूव कर रहे हो आगे की तरफ, ठीक है। तो जब आप किसी ग्राउंड के ऊपर चलते हो तो एक फोर्स अप्लाई करते हो अर्थ के ऊपर, तभी आप आगे मूव कर पाओगे। तो फोर्स अप्लाई करोगे तो मतलब आपने क्या लगा यहाँ पे, एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करते हो, और फिर ये ग्राउंड भी आपके ऊपर अप्लाई करता है एक रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो जब आप चलते हो तो अर्थ के ऊपर फोर्स लगाते हो पीछे, ये वही रिएक्शन फोर्स है। फिर ग्राउंड भी आपके ऊपर पलट के किधर लगाएगा, रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तभी आप फॉरवर्ड मूव कर पाओगे, ओके। और ये एंगल को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा, तो इसका जो रिएक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, इस कंपोनेंट की वजह से ही आप अर्थ के ऊपर आगे की तरफ मूव कर पाते हो, कि आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है आर कॉस थीटा, यही आपको आगे फॉरवर्ड मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये हो जाएगा मेरे पास एक्शन जो आपने अप्लाई किया, और ये वाला हो जाएगा मेरे पास रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, सेम नेचर के और अपोजिट ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये लगेगा ग्राउंड के ऊपर, ये लगेगा रिएक्शन आपके ऊपर, ठीक है। तो इसको भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आपने, ये नोट कर लो आप। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रूफ अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जब आप मैथमेटिकल प्रूफ करते हो तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये आप फर्स्ट पॉइंट करके लिख सकते हो, न्यूटन थर्ड लॉ contain in Newton second लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन जो मेरे पास होता है वो सेकंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही कंटेन रहता है, वहीं से निकल के आता है, ठीक है। अब देखो जरा इसको कैसे करेंगे। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, इसको थोड़ा देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ मुझे बोलता है कि रेट ऑफ अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, ये बात होती है। अगर सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है, इफ एफ एक्सटर्नल 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में जो सिस्टम का मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, या फिर उसको कंजर्व भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व, यानी बदलेगा नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ये कंडीशन मेरे पास होगी। अब इस न्यूटन्स थर्ड लॉ को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे अजप्शन ले लेता हूँ। अजप्शन क्या लूँगा कि मेरा जो सिस्टम होगा वो होगा आइसोलेटेड। कैसा सिस्टम होगा, अज्यूम सिस्टम इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे, जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट ना हो, यानी जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना हो, 0 हो। इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे, जिस पे एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट ना हो, उस तरह के सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ये जप्शन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। इतनी बात समझ आ रही है सबको कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। और ये न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मुझे पता है एफ इक्वल टू कितना होता है, dp/dt, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स कितना है यहाँ पे, 0, ठीक है। ये नोट करो आप, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये लेने का फायदा ये हुआ है, आइसोलेटेड सिस्टम लेने का फायदा ये हुआ है कि एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा 0। एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो मोमेंटम को मैं यहाँ पे कंजर्व करा सकता हूँ, ठीक है। ये लिख लो आप। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा देता हूँ इधर से। अब देखो जरा, आइसोलेटेड सिस्टम मैंने मान लिया इधर। अब एक सिस्टम में ये ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ये ले लेता हूँ और एक ऑब्जेक्ट ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये इसको ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाइड बाय 1, फोर्स अप्लाइड एट 2 बाय 1, और ये क्या है, फोर्स अप्लाइड एट 2 बाय ऑब्जेक्ट 1। ये हो गया, ये कहानी मुझे पता है, दोनों फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ जो आया है वो कैसे आया है, वहाँ पे सेकंड लॉ के अंदर कैसे कंटेन है। अच्छा, अब अगर मैं इस फोर्स के लिए लिखना चाहूँ, इस ऑब्जेक्ट 1 के लिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ,
कि फोर्स एट 1 2 इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये लिख सकते हैं। ये जो मेरे पास फोर्स होगा उसको क्या लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ 1। इसको क्या लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट 2 है तो डी, ये लिख सकते हैं। सही बात है। मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ। ऐड करने का मतलब पूरे सिस्टम का जो ये पूरा सिस्टम ये होगा, पूरे सिस्टम के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों फोर्स को ऐड कर देता हूँ। ऐड करो जरा, यहाँ से कितना होगा, F12 प्लस F21 इक्वल टू dP1/dt, ये लिख सकते हैं पूरे सिस्टम के लिए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से d/dt कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से d/dt कॉमन, और अंदर कितना आएगा P1 प्लस P2, यानी मोमेंटम ऑफ सिस्टम 1 और मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। इस P1 प्लस P2 को मैं P बोल देता हूँ, यानी पूरे सिस्टम को, मोमेंटम को मैंने क्या बोल दिया, इजीली डिफाइन करने के लिए P बोल दिया। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, F12 F21 इक्वल टू, यानी dP/dt। ये कंडीशन मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। भाई पहले फोर्स दोनों को ऐड किया और P1 प्लस P2 को मैंने क्या बोल दिया, पूरे सिस्टम को मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू। अब यहाँ से एक बात आपको समझ आएगी कि सिस्टम मेरे पास था आइसोलेटेड। कैसा सिस्टम था, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। अगर ये जीरो होगा तो मोमेंटम कैसा रहेगा, मोमेंटम कैसा रहेगा सिस्टम का, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व। मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्व होने का मतलब ये होता है ना, कंजर्व का मतलब क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये होगा तो चेंज मेरे पास कितना आएगा, डेल्टा पी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा पी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा, अगर चेंज यहाँ पे जीरो होता है तो उस dP/dt को मैं जीरो लिख सकता हूँ पूरे सिस्टम के लिए, क्योंकि मेरा सिस्टम कैसा आइसोलेटेड ही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, F12 F21 इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ, देखो तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से F12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, F12 इक्वल टू माइनस F21, क्या लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू माइनस F21, एंड दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ से हमने प्रूफ किया बाय यूजिंग ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। इसलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ जो मेरे पास होता है वो सेकंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही कंटेंट रहता है, वहीं से इसको डिफाइन करते हैं। इस तरीके से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ आएगी आपको। ठीक है, तो इसको आप आराम से देखो, समझो, नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन इसके देखते हैं किस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। ये नोट कर लो आप। चलिए, ये लिख लिया होगा सबने, तो चेंज हो जाएगा 0। चलते आगे चलते हैं, ये मैं हटा देता हूँ इधर से, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे। बाकी सब चीज़ें न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर सेम है, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, सारी कहानी वही रहेगी सेम। ओके, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन आपको ये दिया है, एक मेरे पास है पेंटर, इसका मास कितना दिया है, इसको थोड़ा सिंपल मान लेते हैं। पेंटर का जो मास है मेरे पास वो है मेरे पास 20 किलोग्राम। ठीक है, एक मुझे दिया है प्लेटफॉर्म, ये क्या है, मास ऑफ पेंटर और मास ऑफ प्लेटफॉर्म का जो मास है वो मेरे पास है 10 kg। पेंटर का जो मास है वो 20 किलोग्राम और प्लेटफॉर्म का मास है 10 kg। पेंटर कंडीशन मुझे क्या दी है, पेंटर एक्सर्ट फोर्स एट प्लेटफॉर्म, पेंटर एक्सर्ट फोर्स एट प्लेटफॉर्म ऑफ 100 न्यूटन। इसको 50 कर लेते हैं, कितना न्यूटन, 50 न्यूटन। पेंटर एक्सर्ट फोर्स एट प्लेटफॉर्म 50 न्यूटन। कंडीशन ये है कि पेंटर पुल हिमसेल्फ एंड मूव
with some acceleration. Find value of tension T and acceleration A. ठीक है, तो पेंटर है, उसका मास दिया 20 किलोग्राम, प्लेटफॉर्म है 10 किलोग्राम, और पेंटर एक्सर्ट फोर्स एट प्लेटफॉर्म ऑफ 50 न्यूटन. पेंटर पुल हिमसेल्फ एंड मूव विद सम एक्सेलरेशन. फाइंड वैल्यू ऑफ टी एंड ए. ये मुझे निकालना, टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन वो मुझे निकालना है. और सवाल आपको ये दिया है, तो और डायग्राम को जिस तरीके से नीचे बना देता हूँ. ठीक है, ये डायग्राम है, एक रोप इधर है और एक रोप से ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म लगा है, सिंपल ऐसा. ठीक है, ये बनाए प्लेटफॉर्म, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं. वो जो रोप यहाँ पे आई है, ये जो आदमी इसको नीचे खींच रहा है. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्लेटफॉर्म, ये पुली, और यहाँ पे है पेंटर. तो ये रोप को क्या कर रहा है, नीचे खींचेगा. तो जब ये नीचे खींचेगा, उसने बोला कि ये किधर मूव करेगा, सम एक्सेलरेशन से जाएगा प्लेटफॉर्म, उसी एक्सेलरेशन, और जब इसको खींचेगा तो टेंशन की वैल्यू मुझे बतानी कितनी होगी. ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखो, ट्राई करो एक बार करने का, फिर देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे. तो एक बात तो यहाँ पे ध्यान रखना, सोल्व करने से पहले मैं लिख देता हूँ कि टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग T विल बी इक्वल टू पेंटर पुल बाय फोर्स टू स्ट्रिंग. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेंटर है, जितने फोर्स से खींचेगा स्ट्रिंग को, उतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगा स्ट्रिंग में. इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू पेंटर पुल बाय फोर्स टू स्ट्रिंग. जितना एक खींचेगा उतना ज़्यादा इस रोप के अंदर टेंशन क्रिएट होगा. यानी अप्लाइड फोर्स को मैं टेंशन के इक्वल मान सकता हूँ. ये बात समझ आ रही है? अच्छा, ये क्वेश्चन लिख लो आप, इसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे. ये छोटी सी बात है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पेंटर का मास है 20 और यहाँ पे दिया है प्लेटफॉर्म, ये दिया है मुझे 10, और अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे 50 न्यूटन. इस डाटा की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, और देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए हटा देता हूँ मैं इधर से. चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे. तो ये बना लेते हैं, एक लगी है पुली और ये लगा है मेरे पास क्रेटर या प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं. यहाँ पे खड़ा है और एक रोप जो है ये सीधी आ रही है इधर, ये इसको ऐसे खींच रहा है ना, इसका हाथ ऐसा मान लेते हैं, इसको क्या करेगा, खींचेगा. अब कहानी देखो क्या होगी. अच्छा, मास मुझे दिया है प्लेटफॉर्म का 10 किलोग्राम और पेंटर का दिया है 20 किलोग्राम. सबसे पहले इसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम. देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा कि ये इसको जब खींचेगा तो देखो एक टेंशन तो आएगा T यहाँ पे, और खींचेगा तो टेंशन एक आएगा T इधर. जब नीचे पुल फोर्स लगा के खींचेगा तो टेंशन किधर आएगा, T ऊपर. अब देखो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन की कहानी क्या होगी. अगर मैं इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ, यानी इस क्रेटर का, तो देखो इस पर क्या क्या फोर्स लगेंगे ये मुझे देखना है. एक तो टेंशन लगेगा T इसके ऊपर, यहाँ पे ये लगेगा टेंशन T, और क्या अप्लाई होगा इसके ऊपर, एक इसका जो टोटल वेट होगा, टोटल वेट कितना होगा इसका, टोटल वेट होगा 20 + 30. भाई पेंटर भी तो इसी प्लेटफॉर्म के अंदर है, तो नीचे की तरफ जो mg लगेगा वो लगेगा 20 + 10 × g. यही होगा भाई, क्रेटर के ऊपर लगेगा टेंशन ऊपर और 20 + 10 × g. और जब ये खींचेगा तो इसका एक्सेलरेशन मैंने किधर मान लिया, ऊपर मान लिया. अगर मेरी डायरेक्शन गलत होगी तो आंसर ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा. ये मान लेंगे ऊपर एक्सेलरेशन ए. इतनी कहानी होगी, ये नोट करो आप. ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अप्लाइड फोर्स नीचे और टेंशन लगेगा ऊपर. ठीक है, तो क्रेटर का देखो 20 + 30, पेंटर का मास और प्लेटफॉर्म का मास 20 + 30 mg लगेगा नीचे, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टेंशन लगेगा ऊपर और एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा. अभी एक टेंशन ये भी है तो उसको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. अगर पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो रोप में भी तो टेंशन क्रिएट होगा, और एक टेंशन यहाँ पे, दोनों का mg नीचे और एक्सेलरेशन से ऊपर. तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, देखो एक्सेलरेशन ऊपर तो ये फोर्स बड़ा होगा 2t माइनस ये हो जाएगा 30g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, बोल सकते हैं.
2t माइनस 30g इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक तो डायग्राम यहाँ से बना। अब जरा पेंटर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा। ये पेंटर जो है यहाँ पे, उसने बोला है कि जो पेंटर है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, 50 न्यूटन। तो जब ये पेंटर इसके ऊपर 50 न्यूटन लगाएगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो प्लेटफॉर्म भी पलट के इसके ऊपर किधर लगाएगा, ऊपर की तरफ। कितना, 50 न्यूटन। ये वही फोर्स एक्सर्ट है, इसको नॉर्मल फोर्स आप बोलते हो। तो उसने दे दी है इसकी वैल्यू कि जब यहाँ पे जाएगा तो ये कितना लगाएगा नीचे, 50। तो इसके ऊपर पलट के किधर लगेगा, 50 न्यूटन ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका मास कितना है पेंटर का, ये मुझे दिया है 20 किलोग्राम। तो इसका mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा 20 इंटू जी। और एक बात और होगी, जब इस पुल फोर्स से खींचेगा नीचे, तो ये अप्लाइड फोर्स किसके ऊपर करेगा, रोप के ऊपर। तो रोप भी पलट के इसके ऊपर किधर लगाएगी, फोर्स ऊपर की तरफ। और कितना फोर्स होगा, वो टेंशन फोर्स होगा। ये एक्शन और रिएक्शन। जब ये फोर्स से नीचे खींचेगा तो रोप में तो आएगा ही टेंशन, बाकी पलट के इसके ऊपर भी तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। इसी वजह से तो ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो टी किधर आएगा, ऊपर। और मूव किधर कर रहा है ये, एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, अपवर्ड फोर्स 50 प्लस टी और माइनस ये हो जाएगा 20 जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका, पेंटर का मास मेरे पास कितना था, 20 इंटू ए। इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ये मेरे पास है 50, तो ये हो जाएगा यहाँ से t माइनस, अगर g की वैल्यू में 10 ले लेता हूँ, g की वैल्यू 10, तो ये कितना हो जाएगा 200। तो कितना आएगा ये, माइनस 150 इक्वल टू 20 इंटू ए। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। और इसको भी सिंपलिसिटी के लिए इसको क्या कर लो, 300 कर लो। तो दो इक्वेशन, दो नॉन। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो जरा, कितना होगा, 2t माइनस 300 माइनस ये हो जाएगा इक्वल टू 40। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो मेन मोटिव था इसमें इक्वेशन बनाना, बाकी तो फिर सिंपल ही है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ये पुल करेगा तो टेंशन आएगा इसमें, तो टोटल में एक टेंशन को यहाँ पे भी ऐड करेंगे और इसके ऊपर भी एक टेंशन फोर्स लगेगा अलग से। तो टी 50 न्यूटन, और ये आंसर यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उधर से हटा देता हूँ, फिर देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे अभी। ठीक है, चलिए ये डायग्राम हटा देता हूँ उधर से। देखो जना, एक इक्वेशन ये मेरे पास 2t माइनस 300 इक्वल टू 30a, और दूसरी इक्वेशन क्या है, ये मेरे पास 2t माइनस 300 इक्वल टू 40a, ये होगा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, अगर हम ध्यान से देखें तो ये मेरे पास होगा, अच्छा दोनों इक्वेशन यहाँ पे सेम आएंगी, है ना। बट देख लेते हैं, अगर इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे आप, जैसे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस 10 इंटू ए इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा वो, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा। और एक्सेलरेशन अगर 0 होता है तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी या तो कांस्टेंट होगी, नहीं तो वो स्टैटिक कंडीशन मिलेगी। उसने बोला है कि मूव करेगा कितने एक्सेलरेशन के साथ, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर की तरफ वो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर था। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर मुझे टेंशन निकालना है रोप में कितना हो तो कर सकते हैं, ए की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे एक इक्वेशन में, 2t माइनस 300, ओके, और कितना होगा यहाँ से, ये होगा इक्वल टू 30a। ए की वैल्यू 0 होगी तो 2t कितना आएगा, 300, और टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 न्यूटन। आई होप समझ आया होगा ये आपको। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 और टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 न्यूटन। तो दोनों इस केस को सॉल्व करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। बस आपको फ्री बॉडी डायग्राम बिल्कुल सही बनाना है। समझ में आ गई बात, तो ये नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आसान सवाल था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, इक्वेशन लगानी थी और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो यहाँ पे लेगा डबल टेंशन और 20 प्लस 10 इंटू जी। तो ये जो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया पूरा सिस्टम का बनाया है। ये किसका बनाया है, कंप्लीट सिस्टम। इस बात को याद रखना आपको, ये किसमें है, कंप्लीट सिस्टम में। अगर खाली में यहाँ पे क्रिएटर का बनाता तो एक ही टेंशन आता यहाँ पे। तो कंप्लीट सिस्टम के लिए 2 टेंशन, एक्सेलरेशन ऊपर और mg नीचे। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया है। फिर से ऐसे कुछ
दिया है मुझे एक, ये लगी है पुली इधर से और यहाँ पे ठीक है, ये एक, ये यहाँ पे ये क्या है, पेंटर है ना, ये लगा इधर। टोटल वेट मुझे क्वेश्चन में दिया है, टोटल वेट ऑफ प्लेटफॉर्म एंड पेंटर इक्वल टू 200 न्यूटन। ठीक है, टोटल वेट ऑफ प्लेटफॉर्म एंड पेंटर, टोटल वेट कितना दिया है, 200 न्यूटन का दिया है, 200 न्यूटन। मुझे बताना है कि फाइंड टी व्हेन सिस्टम एट रेस्ट, व्हेन मूविंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सवाल दिया है मुझे, एक प्लेटफॉर्म है, एक यहाँ पे पेंटर है ना, ये अंदर पेंटर है। टोटल वेट दोनों का दिया है 200 न्यूटन और टेंशन बताना है कितना क्रिएट होगा। पहला कंडीशन क्या है, सिस्टम किस पे, रेस्ट पे, और दूसरी कंडीशन व्हेन सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ट्राई करो इसको करने का, जैसा क्वेश्चन पहले किया था वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें एक पार्ट और है, पहले इसको करते हैं फिर उसके बाद उसको भी देखेंगे। चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले ए पार्ट की बात करता हूँ मैं, व्हेन सिस्टम एज रेस्ट, व्हेन सिस्टम एट रेस्ट। देखते हैं इसमें क्या कहानी होगी। तो सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो मैं एक काम करता हूँ, जो पेंटर है ना मेरे पास, पेंटर, इसके मास को बोल देता हूँ मैं कैपिटल एम, और जो मेरे पास है प्लेटफॉर्म, इसके मास को बोल देता हूँ स्मॉल एम। ये दोनों में डिफरेंशिएट कर पाओगे आप। पेंटर का मास है कैपिटल एम और प्लेटफॉर्म को मास मैंने कितना मान लिया, स्मॉल एम। तो टोटल वेट मुझे कितना दिया, 200 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो स्मॉल एम है और जो कैपिटल एम है, इसको अगर मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे कितना दिया है, 200 न्यूटन। ठीक है, ये कंडीशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये मुझे सवाल में दिया है। अब पेंटर और इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बना लेते हैं। यही आपको करना है, पहले बनाओ प्लेटफॉर्म का डायग्राम और फिर बनाओ पेंटर का। तो ये है मेरे पास प्लेटफॉर्म। इस बार पूरे सिस्टम का डायग्राम नहीं बना रहा मैं, खाली इसका बना रहा हूँ, ये जो मुझे यहाँ पे दिया है, जो प्लेटफॉर्म दिया है। तो ये पुल करेगा नीचे इसे फोर्स एफ से, तो टेंशन आएगा टी, टेंशन आएगा टी। तो ऊपर इस प्लेटफॉर्म पे टेंशन किधर आएगा, ऊपर की तरफ। इसका मास कितना है प्लेटफॉर्म का, स्मॉल एम, तो इसका एम जी किधर लगेगा, ये लगेगा नीचे। ठीक है, और किस कंडीशन पे, रेस्ट पे। और एक बात और होगी, जब ये मैन इसके ऊपर आएगा तो नॉर्मल अप्लाई करेगा इसके ऊपर, तो प्लेटफॉर्म पे नॉर्मल किधर आएगा, नीचे की तरफ। जब ये मैन यहाँ पे टच करेगा प्लेटफॉर्म के अंदर, नॉर्मल किधर लगेगा, नीचे। अब क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि टेंशन विल बी इक्वल टू नॉर्मल प्लस स्मॉल एम जी। मैं यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। नॉर्मल कितना आएगा, टी माइनस स्मॉल एम जी, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सही बात है। अब इस पेंटर का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। किसका डायग्राम बनाते हैं, पेंटर का। तो मैं हटा देता हूँ उधर से। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। बस एक एक स्टेप आप देखते रहो, सारा गेम बस फ्री बॉडी डायग्राम का है। अगर मैं पेंटर का बनाता हूँ यहाँ पे, पेंटर का, तो पेंटर जब होगा तो उसने नॉर्मल अप्लाई किया होगा नीचे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो प्लेटफॉर्म में ही पलट के नॉर्मल किधर लगा होगा, इसके ऊपर, ऊपर की तरफ। और इसका कैपिटल एम जी किधर लगेगा, नीचे, ये होगा। और जब इसने पुल करके फोर्स लगाया होगा रोप के ऊपर, तो रोप ने भी टेंशन किधर लगाया होगा, इसके ऊपर, ऊपर की तरफ। यही देखा था हमने इससे पहले वाले केस में, अकॉर्डिंग टू एक्शन और रिएक्शन। और सिस्टम किस पे, रेस्ट पे। तो नेट फोर्स 0 होगा यहाँ पे। नेट फोर्स 0 होगा तो T प्लस एन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल एम इंटू जी। और यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आएगी, कैपिटल एम जी माइनस टी। इसको बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2, एक 1 और एक 2। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू, यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू, दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे, 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो कैपिटल टी माइनस स्मॉल एम जी, कैपिटल एम जी माइनस टी, ये होगा। इस टी को उधर लेके जाएंगे, कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ टी इक्वल टू कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी, ये लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी। अच्छा, क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, जी कॉमन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। देखो जी कॉमन लेके स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम लिख सकते हैं। तो 2 इंटू टी इक्वल टू कितना आएगा, देखो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी वैल्यू किसकी है,
दोनों का वेट दिया 200 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा 200। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आएगी 100 न्यूटन और ये मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ आएगी आपको ये बात। तो 100 न्यूटन आंसर कब आएगा, अगर सिस्टम किस कंडीशन पे है, अगर ये रेस्ट की कंडीशन पे होगा तब आएगा। ये नोट करो आप। फिर जो सेकंड पार्ट दिया था उसको सोल्व करते हैं कि अगर अपवर्ड मूव करेगा वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तब टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ मैं इधर से, देखते हैं फिर सेकंड केस में। ये नोट कर लिया होगा आपने। तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगी, फिर वर्ड डायग्राम तो सेम ऐसे ही रहेगा। तो देखो जरा, बी पार्ट, सिस्टम मूव अपवर्ड ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी किधर मूव कर रहा है ये, ऐसे ऊपर की तरफ, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम सेम रहेगा, बस एक्सेलरेशन ऊपर आएगा। तो इस केस में इक्वेशन क्या लिखेंगे, अगर ए से ऊपर जाएगा तो फोर्स बड़ा होगा, टी माइनस एन माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, बोल सकते हैं। अब जरा मैन की तरफ ध्यान से देखो, ये तो इसकी इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। तो ये भी ऊपर जाएगा कितने से, ए से। इस केस में इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, देखो इस केस में इक्वेशन में लिखूंगा इधर, इस केस में इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे टी प्लस एन माइनस कैपिटल एम जी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से इक्वेशन 1, यहाँ से इक्वेशन 2, तो दोनों को सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक काम करते हैं, टेंशन की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं दोनों साइड में। किसकी वैल्यू को, टेंशन की वैल्यू को। तो देखो टेंशन इक्वेट करेंगे तो कितना मिलेगा। अच्छा, ये एक काम करते हैं, नॉर्मल की जो वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। नॉर्मल यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, नॉर्मल मिलेगा टी माइनस स्मॉल एम जी माइनस स्मॉल एम इंटू ए, यह है नॉर्मल। और ऐसे नॉर्मल यहाँ से निकाल लेंगे। नॉर्मल कितना आएगा इधर से, कैपिटल एम ए प्लस कैपिटल एम जी माइनस टी। इसको बोल देंगे इक्वेशन, इसको बोल दो इक्वेशन 3, इसको बोल दो इक्वेशन 4। ठीक है, ये बना लिया होगा डायग्राम, ये मैं हटा देता हूँ, फिर सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, दोनों से नॉर्मल इक्वल कर सकते हैं। दोनों को नॉर्मल जब मैं इक्वल करूँगा तो देखो कितना आएगा, टी माइनस स्मॉल एम जी स्मॉल एम इंटू ए इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या लिखेंगे, कैपिटल एम ए कैपिटल एम जी माइनस टी। इस टी को उधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ टी इक्वल टू, इसको उधर लेके आएंगे तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये जी हो जाएगा इधर, प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और यहाँ पे हो जाएगा ए। यही आएगा सोल्व करने के बाद। ओके, टेंशन मुझे निकालना है 2 टाइम्स ऑफ टी, इसकी वैल्यू मेरे पास दिया 200 न्यूटन, ये डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हैं, प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम की वैल्यू क्या होगी, देखो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी मेरे पास है 200 न्यूटन। तो एम प्लस एम कितना आएगा यहाँ से, 200 बाय जी की वैल्यू हो जाएगी 10, तो कितना बचेगा यहाँ से, ये आएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 20 इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू मुझे दी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा यहाँ से, 2t इक्वल टू 200 प्लस 20 इंटू 2, ये हो जाएगा 40। तो कितना आएगा ये 240, यानी टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी 120 न्यूटन। ठीक है, तो इस केस में जो टेंशन मुझे मिलेगा कब, अगर सिस्टम एक्सेलरेशन ऐसे ऊपर मूव करेगा तो टेंशन की वैल्यू आएगी 120 न्यूटन, और उससे पहले वाले केस में टेंशन की वैल्यू थी अप्रॉक्स 100 न्यूटन, है ना। तो जो भी वैल्यू थी उसको आप देख सकते हो, वो थी रेस्ट पे, और ये था अगर एक्सेलरेशन ऐसे मूव करेगा। तो ये था ये बी पार्ट। एक पार्ट इसके अंदर और है, वो करेंगे भी, पहले इसको नोट कर लो फिर उसकी बात करते हैं। चलिए, ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ इधर से। इन 2 इक्वेशन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी अभी, इन दोनों इक्वेशन को आपको याद रखना है, 1 और 2, है ना। इसको भी साइड में लिख लेंगे कहीं पे। ये केस में यहाँ पे कर लिया मैंने। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए मैं दोनों इक्वेशन एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन ये है, दूसरी क्या है, टी प्लस एन माइनस एम जी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ये इक्वेशन दी है, इसको हटा देता हूँ। अब देखो सेकंड कंडीशन मुझे क्या दी है, सेकंड कंडीशन में इसने ये बोला है, इसको मान लो 1, ये था मेरे पास 2। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में ये बोला है कि सेम यही है मेरे पास, फिर से ऐसे ही ठीक है,
फिर से 7 बिजनेस रोप को ऐसे पकड़ा है ना, ऐसा मान लो आप, इसको ऐसे बना लो, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, जो रोप यहाँ पर होगी, इस रोप को उसने ऐसे पकड़ा है सिंपल। ठीक है, ऐसे पकड़ा है, तो उसने बोला कि ये जो रोप बी है और ये रोप ए है ना, ये अलग रोप है, ये अलग रोप है, तो मैक्सिमम टेंशन इन रोप बी इज 300 न्यूटन। तो अगर मैक्सिमम टेंशन रोप बी में क्रिएट होता है 300 न्यूटन का, 300 न्यूटन का, देन फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो अगर रोप के अंदर ये 300 न्यूटन का फोर्स क्रिएट होता है तो आपको बताना है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा सिस्टम का। ठीक है, ये वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो सेम कहानी यही है, पेंटर का मास है कैपिटल एम, गेटर का मास है स्मॉल एम, सेम यही कहानी है। और ये इसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है टाइम सेव करने के लिए, वरना फिर से वेरिएबल डायग्राम बना के आप कर सकते हो। अब देखो जरा इक्वेशन क्या बनेगी, ये खींचेगा तो टेंशन किधर लेगा, टी ऊपर, टेंशन लेगा टी ऊपर, यहाँ पे टेंशन टी नीचे, टेंशन टी नीचे, और यहाँ पे कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ टी। ये कहानी होगी, ये टेंशन टी ए बोल दो उसको, या फिर ये ए रोप का टेंशन है, ये बी रोप का टेंशन। उसने बोला कि बी रोप में मैक्सिमम टेंशन कितना है 300 न्यूटन, यानी ये मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 300 न्यूटन, यानी टी मैक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये आएगा 150 न्यूटन। कितना आएगा 150 न्यूटन, यानी रोप ए के अंदर जो टेंशन क्रिएट होगा कितना होगा 150 न्यूटन, ये मुझे दिया है। अब अगर मैं यहाँ से आप कहानी अगर देखता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से एक बात समझ आएगी आपको कि रोप के अंदर अगर टेंशन मैक्सिमम होगा तभी एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे नॉर्मल भी कांस्टेंट है, ठीक है, और एम तो कांस्टेंट होगा, एम और एन। अगर टेंशन मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हो। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिस्टम का एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहे तो उस केस में टेंशन को भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा, इसलिए उसने रोप बी की कंडीशन क्या दी है 300 न्यूटन। अब देखो इन दोनों को इक्वेशन को जरा ऐड करते हैं, दोनों इक्वेशन को, फिर देखते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, यहाँ पे सिंपल ऐड करता हूँ, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये कितना बचेगा 2 टाइम्स ऑफ टी, और ये आएगा यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और ये जो एक्सेलरेशन होगा ये मेरे पास होगा मैक्सिमम। तो आई होप समझ पा रहे होंगे आप इसको मैंने इधर बना लिया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया इधर। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको मैं जरा इधर लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ टेंशन टी माइनस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये कितना दिया था मुझे 200 न्यूटन, ये क्वेश्चन में था ऑलरेडी मेंशन। और ये कितना था एम प्लस एन, ये था मेरे पास 20, और ये हो जाएगा ए मैक्सिमम। तो ये बात समझ आ रही होगी आपको आई होप। इन दोनों को मैंने ऐड किया, इक्वेशन को लिखा और फिर यहाँ पे किया, है ना। तो टेंशन कैसे लेंगे यहाँ पे मैक्सिमम, टेंशन मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, है ना। ये मैक्सिमम आएगा यहाँ पे टेंशन, तो 2 मैक्सिमम टेंशन कितना निकाला मैंने 150, ये होगा 200, ये होगा 20 इंटू, इसको सिंपल ए बोल देते हैं, ये हो जाएगा 300, कितना बचेगा 100 बचेगा, ये कितना होगा 20 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी रोप बी में अगर मैक्सिमम टेंशन 300 न्यूटन क्रिएट होगा तो उस केस में जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें बस यही था कि एक्शन और रिएक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखना था कि जो पेंटर होगा इसके ऊपर भी टेंशन किधर लगेगा ऊपर। तो ये कहानी रखनी थी और इसको यहाँ पे सॉल्व करना था। तो ये नोट कर लो आप, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। तो ये था मेरे पास न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। 1-2 क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिया, कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप पढ़ते रहो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमने कर लिया, सेकंड लॉ कर लिया, थर्ड लॉ भी आज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में, वो भी स्प्रिंग फोर्स भी इसी का ही पार्ट है न्यूटन्स सेकंड लॉ का। उसमें भी फ्री बॉडी डायग्राम, मास और बुले के बारे में हमें पढ़ना है। तो ठीक है, तो बस आप थोड़ा थोड़ा लेक्चर फॉलो करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, तो आपके सारे नोट्स अच्छे से बन जाएंगे और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी सही से हो जाएगी। ओके, तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।